हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं असैनिक लेखा का व्यवहारिक प्रश्न पत्र। असैनिक लेखा जिसे मैं पहले डिस्कस किया हुआ हूँ, इसमें वित्तीय संहिता, कोषालय संहिता, भंडार नियम आदि आता है तथा इनके व्यवहारिक पक्ष में यानी प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, प्रायोगिक वाले पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि वेतन देयक हमेशा आता है। उसके बाद जीपीएफ कैलकुलेशन, उसके बाद एलपीसी, ये सब इनके व्यवहारिक पक्ष के प्रैक्टिकल हैं तथा थ्योरी से ही बाकी प्रश्न रहेंगे। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस किया हूं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है, मैं उसे ना डिस्कस करके डायरेक्ट वेतन देयक के प्रश्न में आता हूं। वेतन देयक का प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी के समय में ऑनलाइन वेतन देयक तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन यह सिलेबस पुराना ही है जो कि रिवाइज नहीं हुआ है और ऑफलाइन देयक या ऑफलाइन वेतन का बिल बनाने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले देखते हैं। सामान्यतः आपका प्रश्न पत्र 4 का पहला प्रश्न होगा। वास्तव में पेपर में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये कंपलसरी प्रश्न है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से आ रहा है और जब ये अनिवार्य रूप से आ रहा है तो आपके लिए ज़्यादा बोनस है कि इससे बनाने आना चाहिए। ठीक है ना। इसको डिस्कस करते हैं कि वेतन देयक बनाने का किस प्रकार का प्रोफार्मा रहेगा। पहले मैं वेतन देयक प्रदर्शित करना चाहता हूँ। ये 4 फॉर्म में वेतन देयक रहेगा। पहले फॉर्म में वेतन देयक के लिए वेतन निर्धारण करने के बाद हेडिंग्स मुख्य शीर्ष, स्थापना, डिडक्शन, पे, अलाउंस, डिडक्शन बाय ट्रांसफर क्रेडिट, नेट टोटल आदि का उल्लेख रहेगा। जो बीच का पेज रहेगा, जो 2 पेजों से मिलकर बना रहेगा, यहाँ पे पहले पद स्वीकृति का आदेश क्रमांक लिखना जरूरी है। उसके बाद डाटा भरना जरूरी है कि अमुक कर्मचारी है, इनका वेतन फलना है। लास्ट जो पेज रहेगा, चौथा जो पेज है, यहाँ पे प्रमाणीकरण होगा, जहाँ पे कंटेंट रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट लिखना पड़ेगा। अंडर रुपीस का एक कॉलम रहेगा, साइन डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस रहेगा तथा नेट सम रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट रहेगा। यहाँ पे 5 साइन रिक्वायर्ड रहेगा। पहला कंटेंट रिसिप्ट तथा पेमेंट रिसिप्ट के लिए एक साइन, अंडर रुपीस के लिए एक साइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस के लिए एक साइन तथा नेट सम रिक्वायर्ड टू पेमेंट के लिए एक साइन लिखा अनिवार्य है। 5 साइन अनिवार्य है। इसके बाद इसी प्रश्न में लिखा गया है कि भुगतान आदेश बनाइए। तो भुगतान आदेश नीचे में कोषालय से संबंधित एक डब्बा है, इसे बनाना है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि लेखाओं का वर्गीकरण भी कीजिए, सभी मदों का वर्गीकरण भी अंकित कीजिए। तो जब भी हम लेखाओं का वर्गीकरण अंकित करेंगे तो हम उसमें ध्यान देंगे कि निगम या अर्थशासकीय संस्थाओं के लिए होगा, वहाँ पे कोई प्रतिनियुक्ति पे हमारा कर्मचारी है तो उन्हें हमेशा लेखाओं के वर्गीकरण के ऊपर में यह लिखा जाना अनिवार्य होगा कि चालान के द्वारा पटाया जाना है या चालान के द्वारा भुगतान किया जाना है। सामान्यतः लेखाओं का वर्गीकरण 2 रूप में होगा, महालेखाकार के द्वारा कटौती तथा कोषालय के द्वारा। महालेखाकार के कटौती में सामान्य भविष्य निधि आ जाएंगे, सामान्य भविष्य निधि का अग्रिम आ जाएगा, कार अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम, गृह अग्रिम आदि सभी आ जाएंगे। कोषालय के द्वारा जो कटौती होना है, समूह बीमा योजना, आयकर, वृत्ति कर या प्रोफेशनल टैक्स पहले था जो अभी जीएसटी के अंतर्गत आ गया है या जीएसटी कटौती के अंतर्गत आ गया है, तथा आवास किराया। इस रूप में किसी भी प्रश्न में हम लोगों को इतना डिस्कस करना होगा। सामान्यतः पहले वाले पेज पे क्या होगा, पहले तो हेडिंग्स रहेंगे, फिर उसके बाद मुख्य शीर्ष का वर्गीकरण रहेगा, फिर स्थापनाओं में पे, अलाउंस, डिडक्शन बाय ट्रांसफर क्रेडिट, नेट पेमेंट, ये पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में पद स्वीकृति आदेश आवश्यक है और तीसरा में प्रमाणीकरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 साइन होना चाहिए। और अगर ऐसा दिया है कि भुगतान आदेश बनाइए तो कोषालय भुगतान आदेश का एक डब्बा नीचे दिया है, उसे बनाइए। और फिर लेखाओं का वर्गीकरण हमेशा 2 रूप में करेंगे, महालेखाकार के द्वारा कटौती तथा कोषालय के द्वारा कटौती। और जब भी कोई निगम या अर्थशासकीय संस्था होगी तो ऊपर में डिस्कस करेंगे, ऊपर में एक हेडिंग देंगे कि निगम या अर्थशासकीय संस्थाओं का लेखाओं के वर्गीकरण या लेखाओं का भुगतान चालान के द्वारा किया जाता है, उसमें महालेखाकार या कोषालय के द्वारा कटौती नहीं की जाती है। अब हम किसी एक प्रश्न को उठाते हैं जो कि आज के या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आए हुए हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिनका अभी हाल ही में एसएस का एग्जाम हुआ है और उससे लिया गया एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेतन देयक बनाना कैसे है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि वेतन देयक के लिए महत्वपूर्ण क्या है। जब भी आप कोई भी वेतन देयक बनाना शुरू करें, जैसे प्रोफार्मा में देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर जहाँ पे स्थापना लिखा हुआ है उसके ऊपर स्टेब्लिश पेमेंट बिल ऑफ एस्टेब्लिश लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखना है, कुछ हेडिंग्स लिखना है जो कि सामान्यतः ई बिल में छप के आता है। एजी कोड क्या है, डीडीओ कोड क्या है, बिल नंबर डेट क्या है, बजटेड नॉन बजटेड है, वोटेड चार्ज है, प्लान नॉन प्लान है, इस प्रकार का ऊपर में शो करना है। शो करने का तरीका क्या रहेगा, आप लिखेंगे एजी कोड और उसको ब्रैकेट में डब्बा बना देंगे। जब भी इस वेतन देय के लिए हमेशा एक रूल फॉलो होगा, जब भी किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसे रेड पेन से करना है, या क्या चीज़ रेड स्याही से लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स आप इस वेतन देय के सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, रेड पेन से एजी कोड एक डब्बा बनाएंगे, डीडीओ कोड एक डब्बा बनाएंगे, बिल नंबर डेट डब्बा बनाएंगे, बजट नॉन बजटेड डब्बा बनाएंगे, वोटेड चार्ज डब्बा बनाएंगे, प्लान नॉन प्लान डब्बा बनाएंगे, बीटीआर नंबर डब्बा बनाएंगे। इस प्रकार ऐसे करके वहाँ एक डब्बा शो करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य शीर्षों का। उसके जस्ट नीचे एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि मुख्य शीर्ष का वर्गीकरण, उसमें हेड्स लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स। तो वहाँ पे सामान्यतः जो भी विभाग का प्रश्न है उनका नाम लिखेंगे। अगर निगम या शासकीय संस्था है तो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि निगम या शासकीय संस्थाओं के लिए सरकार ने हेड इशू नहीं किया है तो वो ब्लैंक रहेगा या हम नहीं दे सकते। लेकिन सामान्यतः कोई अन्य ऑफिस रहा, जैसे मान लेते हैं वित्त विभाग रहा, कृषि विभाग रहा, ट्राइबल रहा, राजस्व रहा, तो उनका मुख्य शीर्ष लिखेंगे और देखेंगे कि उनकी स्थापनाओं का हेड कौन सी है। अगर स्थापना का हेड नहीं मिलता है तो सामान्यतः उनका मुख्य शीर्ष लिखेंगे और देखेंगे कि निदेशन और प्रशासन कहाँ लिखा हुआ है। मीन्स अगर मुझे सामान्य प्रशासन का देखना है तो सामान्य प्रशासन के लिए मुख्य हेड देखेंगे और निदेशन और प्रशासन देखेंगे। वित्त विभाग में मुख्य हेड देखेंगे, स्थापना देखेंगे या निदेशन और प्रशासन देखेंगे। अभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो हमें मिलेगा कि किस प्रकार से लिखना है। लेकिन सामान्यतः मुख्य शीर्ष लिखने का तरीका क्या होगा, दो, एक तो कि निगम और शासकीय संस्थाओं के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो सामान्य विभाग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के 48 विभाग हैं, 48 विभाग हैं, अगर सामान्य विभाग है तो उनके लिए हेड इशू है, मुख्य शीर्ष लिखिए और शीर्ष वाले बुक से देखिए कि उसमें स्थापनाएं कहाँ पे लिखा हुआ है, उस विभाग का स्थापना कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर स्थापना नहीं है तो एक शब्द आपको जरूर मिलेगा, निदेशन और प्रशासन। तो निदेशन और प्रशासन भी स्थापना के ही पार्ट हैं। तो मुख्य शीर्ष और निदेशन और प्रशासन का सब हेड लिखेंगे। ठीक है, उसके नीचे में लिखा हुआ है पे अलाउंसेस डिडक्ट बाय ट्रांसफर क्रेडिट। मीन्स पे आप कैलकुलेट करके लिखिए। अगर कैलकुलेट, बहुत सारे आजकल के जो प्रश्न है उसमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट दे देता है। वैसे कैलकुलेट करने का तरीका भी वही है जैसा हम अभी के समय में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि देय है। तो जिस प्रकार से भी किसी का वेतन वृद्धि देय है, प्रश्न में लिखा रहेगा, हमें वेतन वृद्धि वाले टेबल में जाकर के अगले क्रम में एक वेतन वृद्धि दे देना है और उसको ले लेना है। सामान्यतः 22D, या अगर वो क्लास 1 अधिकारी है तो 22A1 से उसकी वेतन निर्धारण करेंगे और उसको लिखेंगे। वेतन निर्धारण का पार्ट अलग है, लेकिन सामान्यतः जानेंगे कि वहाँ वेतन निर्धारण करने के लिए आए तो पहले वेतन निर्धारण करेंगे फिर बनाएंगे। आजकल के वर्तमान में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं जिसमें डायरेक्ट वेतन दिया होता है, वेतन निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको पे में लिखिए। अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो लिखिए। जो भी डिडक्शन हो रहा है जीपीएफ, उनको लिखिए। डिडक्शन बाय ट्रांसफर क्रेडिट मीन्स जीआईएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, जो भी डिडक्शन बाय ट्रांसफर क्रेडिट हो रहे हैं उनको लिखिए। फिर उनका नेट टोटल कीजिए। मीन्स पे में अलाउंसेस को जोड़िए, डिडक्शन को घटाइए, दोनों डिडक्शन को घटाइए और नेट टोटल लिखिए। पहला पेज यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पेज में हमेशा पद स्वीकृति आदेश लिखना है। पद स्वीकृति आदेश का वर्डिंग हमेशा ऐसा रहेगा कि छत्तीसगढ़ शासन कोष लेखा एवं पेंशन के आदेश क्रमांक के अनुसार अमुक विभाग, जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग में पद स्वीकृति आदेश क्रमांक इतने के तहत पद स्वीकृत है। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पद स्वीकृति आदेश कैसे लिखा रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग कोष लेखा एवं पेंशन के आदेश क्रमांक के अनुसार राजस्व विभाग के में स्वीकृति पद
में पद स्वीकृत हैं, ऐसा हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? मैं जिस प्रकार से वर्डिंग लिख के दे रहा हूँ इस प्रकार का वर्डिंग हमेशा ऊपर में लिखा जाएगा। पद स्वीकृति आदेश, फिर प्रथम कॉलम में नाम लिख दीजिए, नाम नहीं है जो भी उपनाम है उसके अनुसार चलिए। पे लिखिए, जैसा जैसा पहले पेज पे भरे हैं उसी के अनुसार इन कॉलम में भरिए। और यहाँ पे भी लास्ट में नेट लाइए, एक और लाइन लीजिए और सभी का योग कीजिए। लाल पेन से योग रहेगा, ब्लू पेन से बाकी सभी रहेंगे। जैसे आप लास्ट पेज में आते हैं तो यहाँ प्रमाणीकरण आवश्यक है, तो पहले कंटेंट रिसीव लिखिए और उसके नीचे साइन कीजिए। मीन्स जो भी डाटा आपने पे बिल के थ्रू मांगा है डीडीओ के द्वारा, वो कंटेंट वो डाटा रिसीव कर लिया गया है, उस पर साइन दीजिए। पेमेंट रिसीव, चूँकि ये बैंक के थ्रू पेमेंट होना है इसलिए डीडीओ पहले से ही वेरीफाई करके दे रहा है कि मैंने पेमेंट रिसीव कर लिया है, तो पेमेंट रिसीव पे भी डीडीओ की साइन होनी चाहिए। अंडर रुपीज़ जितना नेट पेएबल है वहाँ पे अंडर रुपीज़ करके एक साइन कराइए। साइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, यहाँ पे सील से ही प्रिंट होकर के आता है, आप वहाँ सील लगा करके साइन कराइए। फिर नीचे में जितना नेट सम रिक्वायर्ड टू पेमेंट, नीचे में भरिए उस डाटा को। डिडक्शन के बाद नेट सम रिक्वायर्ड टू पेमेंट और वहाँ पे भी एक डीडीओ साइन। इस प्रकार से 5 डीडीओ साइन आवश्यक रहेंगे। और यहाँ पे ये पे बिल कंप्लीट है। लेकिन सामान्यतः पे बिल में हमेशा पूछा जाता है कि कोषालय भुगतान आदेश बनाइए या भुगतान आदेश भी बनाइए। तो जहाँ पे भी नेट पेएबल है शब्दों में अंकों में, उसके नीचे में ही एक लाइन खींचते हुए कोषालय का भुगतान आदेश बना हुआ है, उस भुगतान आदेश को प्रदर्शित कीजिए। इसी पे बिल में ही अक्सर पूछा जाता है कि लेखाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो लेखाओं का वर्गीकरण में आप बताइए कि लेखाएं 2 प्रकार से वर्गीकृत की जाएंगी, एक महालेखाकार के द्वारा और एक कोषालय के द्वारा। महालेखाकार के द्वारा सामान्य भविष्य निधि अग्रिम, कार अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम आदि आ जाएंगे, जबकि कोषालय द्वारा समूह बीमा योजना, आयकर, जीएसटी कर, आवास का किराया आदि आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेखाओं के वर्गीकरण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहाँ जरूर प्रदर्शित करें कि निगम या अर्थशासकीय संस्था में अगर कोई व्यक्ति पदस्थ है जिसका वेतन वहीं के द्वारा दिया जा रहा है, ट्रेजरी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ निगम या अर्थशासकीय संस्थाओं में पदस्थ होने के कारण जितने भी लेखाओं का कटौती हो रहा है उसे वो चालान के द्वारा भुगतान करेगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति निगम या अर्थशासकीय संस्थाओं में पदस्थ है, प्रतिनियुक्ति आदि पे पदस्थ है, तो उसका कोषालय का भुगतान आदेश भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस बिल में भुगतान आदेश कोषालय का लगा हुआ है और कोषालय का भुगतान आदेश वहाँ बनाना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें चेक के थ्रू या जैसे भी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोषालय के भुगतान आदेश के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आइए प्रश्न देखते हैं जो अभी रिसेंटली आया है, जो रिसेंटली एग्जाम में, एसएस के एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। जैसा कि प्रश्न आया है कि किसी राज्य वित्त सेवा अधिकारी का माह जुलाई 2024 का वेतन देयक तैयार करें एवं जीपीएफ की कटौती का चालान तैयार करें। वेतन लेवल 14 में 92,600 वेतन है, महंगाई भत्ता 46%, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 75 रुपये है, प्रतिनियुक्ति भत्ता ग्रेड वेतन का 40% है। अधिकारी को पुनरीक्षित वेतन नियम 2009 में ग्रेड वेतन 7600 प्राप्त हो रहा था। कटौतियाँ सामान्य भविष्य निधि में 20,000 रुपये, समूह बीमा योजना में 480 रुपये, आयकर कटौती 10,000 रुपये तथा सामान्य भविष्य निधि का अग्रिम वापसी 8,000 रुपये। इस वेतन में सभी चीजें सीधे सीधे दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ऊपर में लिखिए एजी कोड, डीडीओ कोड, बिल नंबर, बीटीआर नंबर, प्लान, नॉन प्लान, बजटेड, नॉन बजटेड, चार्ज, वोटेड आदि लिखने के बाद नीचे पहुंचिए और आपको हेड लिखना है। हेड लिखने से पहले आप जिला लिख दीजिए, क्योंकि जिला नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ निरंक लिखिए और लिख दीजिए जिला, ठीक है ना। उसके बाद पहुंचिए हेड। हेड जैसा कि मैं बताया था कि अर्थशासकीय संस्था या निगम के कर्मचारियों के लिए हेड लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि किसी राज्य वित्त सेवा अधिकारी जो कि नगर पालिक निगम में पदस्थ है। प्रश्न ही ऐसा शुरू है कि किसी राज्य वित्त सेवा अधिकारी जो कि नगर पालिक निगम में पदस्थ है, जुलाई 2024 का वेतन देयक तैयार करें। जैसे ही यहाँ पे क्लियर होता है कि यह नगर पालिक निगम में है, मतलब इनका हेड क्लियर नहीं है। साथ साथ वेतन दिया हुआ है, महंगाई भत्ता दिया हुआ है, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया हुआ है, प्रतिनियुक्ति भत्ता 40% है और ग्रेड वेतन बता दिया हुआ है कि 7600 रुपये।
तो 7600 का 40% निकाल करके उनको प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल जाएगा। कटौतियाँ, सामान्य भविष्य निधि 20,000 रुपये, समूह बीमा योजना 480 रुपये, आयकर कटौती 10,000 रुपये, भविष्य निधि अग्रिम 8,000 रुपये। इस प्रकार से पहला पेज इजीली बनाया जा सकता है। आगे सेकेंड पेज में जैसे आएंगे तो वहाँ आदेश लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग कोष लेखा एवं पेंशन के आदेश क्रमांक, फिर दिनांक के द्वारा राज्य नगर पालिका निगम में स्वीकृत पद, फिर ब्लैंक कर देंगे, निम्न अनुसार हैं जिनका वेतन देयक तैयार किया जा रहा है। अब वेतन देयक के लिए लिखिए कि भाई राज्य वित्त सेवा अधिकारी है, इतना इतना वेतन था। पहले पेज में जो भरे थे उसको सेकेंड पेज में ही भरिए। लास्ट पेज में 5 साइन बताइए। 5 साइन के लिए 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन से? कंटेंट रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, अंडर रुपीज, साइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस तथा नेट सम रिक्वायर्ड टू पेमेंट। इतना बनाने के बाद अब आएंगे कि लेखाओं का वर्गीकरण करना है। तो लेखाओं के वर्गीकरण में वो पहले ही प्रश्न में बताया कि चालान भी तैयार कीजिए। प्रश्न में लिखा है ना कि जीपीएफ कटौती का चालान तैयार कीजिए। तो लेखाओं के वर्गीकरण में आप लिखिए कि जो भी लेखा है इनका वर्गीकरण महालेखाकार या कोषालय के द्वारा नहीं हो करके इनका लेखाओं का भुगतान चालान के द्वारा किया जाएगा। तो चालान बना सकते हैं। चालान बनाना मतलब उनका हेड बताना है कि फलना फलना हेड में पुट किए जाएंगे। साथ साथ इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है कि भुगतान आदेश बनाइए। अगर पूछा गया होता तो भी हम इसका भुगतान आदेश नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे वेतन देयक में कोषालय का भुगतान आदेश है और यह बिल कोषालय में प्रस्तुत नहीं होता है, नगर पालिका। आइए एक प्रश्न देखते हैं कि किसी उप सचिव छत्तीसगढ़ का माह मई 2020 का वेतन देयक तैयार कीजिए तथा वांछित प्रमाण पत्र अंकित करते हुए कोषालय भुगतान आदेश तथा वर्गीकरण दर्शाइए। वेतन लेवल 14 में 1,07,300, महंगाई भत्ता नियमानुसार यानी उस समय 12% था, नगर क्षतिपूर्ति 75 तथा सचिवालय भत्ता 1,460 रुपये। कटौतियाँ, समूह बीमा योजना 480, सामान्य भविष्य निधि 15,000 रुपये, आयकर 18,000 रुपये तथा शासकीय लाइसेंस शुल्क 210 रुपये। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हेड क्या होगा। हेड दिया हुआ है कि सचिवालय सामान्य सेवाएं और 090 सचिवालय, तो इनका हेड हो जाएगा 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं तथा 090 सचिवालय जाएगा। मतलब वेतन बनाने से पहले सबसे आगे वही एजी कोड, डीडीओ कोड, बिल नंबर, बीटीआर नंबर, प्लान, नॉन प्लान, बजटेड, नॉन प्लान, नॉन बजटेड, वोटेज, चार्ज आदि पूरे डाटा लिख देंगे। लिखने के बाद उसके नीचे बढ़ेंगे और ये उसके नीचे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मंत्रालय है ये मंत्रालय सचिवालय स्टाफ है, नया रायपुर में है तो डिस्ट्रिक्ट में रायपुर लिख देंगे। आगे हेड में 2052 लिखेंगे सामान्य प्रशासन, उसके नीचे 01 लिखेंगे प्रशासन निदेशन, उसके नीचे लिखेंगे 001 वेतन। फिर बनाना शुरू करेंगे मतलब पे, अलाउंसेस, डिडक्शन बाय ट्रांसफर क्रेडिट लिखेंगे। नेट टोटल निकालेंगे। आदेश क्रमांक लिखेंगे कि पद स्वीकृति आदेश है। क्लियर है? ये भी पद स्वीकृति आदेश छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग कोष लेखा एवं पेंशन में स्वीकृत पद के अनुसार उप सचिव, सचिवालय के उप सचिव का पद स्वीकृत है, ऐसा करके लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस पूरे को भरने के बाद हम लोग को एक चीज़ और जानना है, प्रमाणीकरण करेंगे। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि लेखाओं का वर्गीकरण यहाँ कैसे करना है। लेखाओं का वर्गीकरण मतलब वे लेखा जिन्हें महालेखाकार कटौती करता है। सामान्यतः सामान्य भविष्य निधि आएगा 8,009,101। सामान्य भविष्य निधि अग्रिम भी इसी में जाएगा 8,009 मतलब 8009-101। कार अग्रिम 7610-202, कंप्यूटर अग्रिम 7610-200। वैसे कार अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम अब कोई लेता नहीं है, लेकिन फिर भी इनका हेड अगर किसी प्रश्न में आता है तो। कोषालय द्वारा कटौती, समूह बीमा योजना 8011-104, आयकर 8658-112। वृत्ति कर या प्रोफेशनल टैक्स अभी नहीं है, अगर होता तो 0028-107 होता। जीएसटी की कटौती 8658-139 के अंतर्गत कटौती किया जाएगा।
तथा आवास का किराया 021601 के अंतर्गत कटौती होगा। तो लेखाओं के वर्गीकरण में यह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ कोषालय भुगतान आदेश बनाना, कोषालय भुगतान आदेश जो कि नीचे में ट्रेजरी वाउचर स्लिप है, उन्हें बनाना है। तो यहाँ से ये हम देख सकते हैं कि अगर कोई विभाग होगा तो विभाग के अनुसार उनका हेड होगा। इनकी एक सूची में संलग्न करूंगा। जैसे अगर हम लोग ये देखते हैं कि कोई प्रश्न इस प्रकार से है कि वो कलेक्टर का वेतन बनाइए, तो कलेक्टर का वेतन जिला प्रशासन हेड 2053, फिर जिला प्रशासन की स्थापना भी उसमें दिया हुआ है, तो इसका हेड हो जाएगा 2053-093 जिला स्थापना, क्योंकि जिला की स्थापना से ही जिला कलेक्टर का सैलरी निकलेगा। लेखाधिकारी अगर कोष लेखा पेंशन का है तब 2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन, और कोष लेखा पेंशन किसके अंतर्गत आएगा? लेखा तथा खजाना निदेशालय। लेकिन अगर लेखाधिकारी कोषालय अधिकारी के रूप में पदस्थ है तो 2054 आएगा, साथ साथ खजाना का स्थापना दिया हुआ है 097। तो ये हेड देखने आना चाहिए और हेड के अनुसार इसका विभाग का हेड मुख्य शीर्ष लिखना है। जैसे सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी का वेतन है तो सहकारिता विभाग है 2425 में, मतलब 2425 सहकारिता तथा निदेशन तथा प्रशासन 001 में दिया है। निदेशन तथा प्रशासन से ही उसका स्थापना चलेगा और स्थापना से वेतन निकलेगा। खैर, इन दो प्रश्न के साथ हम लोग इसे विराम देते हैं और विभिन्न प्रश्नों में और भी देखते हैं कि कहाँ पे क्या कटौती करना है। जैसे कुछ प्रश्न ऐसा है, जैसे एक पहला प्रश्न जो मैं पढ़ रहा था उस प्रश्न में था कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, जैसे पहले प्रश्न में था कि इन्होंने यात्रा भत्ता अग्रिम लिया हुआ था, तो यात्रा भत्ता अग्रिम कभी भी वेतन से कटौती नहीं होगा। यात्रा भत्ता अग्रिम जैसी यात्रा से वापस आए हैं उनको चालान के थ्रू बटाया जाएगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट किया गया है कि यात्रा भत्ता अग्रिम की कटौती की जाए, तब कटौती पक्ष से ही डिडक्ट बाय ट्रांसफर क्रेडिट से उसको काटा जाएगा।